चैप्टर 9 कैपेसिटर। अगर आपने ज़िंदगी में कभी ये चैप्टर खोल के भी नहीं देखा, लेकिन अगर आप एमडी कैट और ई कैट की तैयारी कर रहे हो तो जस्ट ये वीडियो देख लो, आपका पूरा चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाएगा और आप इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ ईजीली सॉल्व कर पाओगे। देखो, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे एमसीक्यूज़ आते हैं और आप पास पेपर उठा के देख सकते हो। सही है। अच्छा, देखो कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बराबर में चल रहे हैं। अच्छा, अगर आप जो है वो फ़ायदा उठाना चाहते हो इस लेक्चर से, तो आपने क्या करना है, जो भी मैं बोर्ड पे लिखवाऊँ, जो भी मैं आपको टास्क दूँ, जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ, उसको इस कॉपी में लिखते रहना, नोट्स बनाते रहना, ताकि जब टेस्ट करीब आ जाए तो पूरी वीडियो दोबारा ना देखनी पड़े। जस्ट नोट को खोलो, रिवीजन करो और आपका चैप्टर दोबारा कंप्लीट हो जाए। सही है। अगर आप आखिरी बात, अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाह रहे हो एमडी कैट और ई कैट के, तो इसकी जो फ़ीस है वो 4,500 रुपये है हमारी पूरे साल के लिए। ठीक है। इस फीस के अंदर आपको एमसीक्यूज़ बुक्स, फिज़िक्स, इंग्लिश और इसके अलावा मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री सबकी मिलेगी। और इसके अलावा आपको लेक्चर्स, टेस्ट, लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन और बहुत सारी चीज़ें ग्रुप में आएंगी। तो ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना। पूरे साल की फ़ीस है, जस्ट एक बार देनी है। अच्छा, अब शुरू करते हैं कैपेसिटर्स। देखो भाई, कैपेसिटर पढ़ेंगे लेकिन कैपेसिटर का फील भी लेंगे कि ये आखिर यूज़ कहाँ होता है, ऐसे क्यों पढ़ा रहे हैं हमें। सबसे पहले तो ये बात याद रखो, कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर करती है। क्या करती है? चार्ज को स्टोर करती है, या अगर और आसान अल्फाजों में कह लो तो ये एनर्जी को स्टोर कर रही होती है। देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये स्टोर करती है। अब कॉन्सेप्ट का ज़रा फील लेते हैं, आखिर ये इस्तेमाल कहाँ होता है। ज़रूर आपके घर में छत पर पंखा लगा होगा, मेरे भी लगा हुआ है। पंखे के अंदर आपने देखा होगा कैपेसिटर लगा हुआ है। आखिर क्यों ज़रूरत है भाई? देखो, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और पंखे के अंदर वाइंडिंग है जो उसको चला रही है, लेकिन कैपेसिटर क्यों लगा दिया? कैपेसिटर लगाने की वजह यह है कि कैपेसिटर प्रोवाइड करता है क्विक चार्ज, यानी फ़ौरन से चार्ज प्रोवाइड करता है, एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है आपके पंखे को, जिससे आपका पंखा स्टार्ट में चल पाता है। बात सुनो मेरी। देखो, आपका पंखा जब बंद होता है ना, तो उसको चलाने के लिए, यानी रेस्ट पोजीशन से चलाने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अब वो ज़्यादा एनर्जी कहाँ से आएगी? ज़्यादा एनर्जी आपके पास बोर्ड से तो नहीं आ रही। वो ज़्यादा एनर्जी, वो ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको कैपेसिटर दे देता है, जिससे आपका पंखा चलना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो एनर्जी आ रही है या जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है वो आपके पंखे को चलाती रहती है। बात समझ में आया? आप लोगों ने अक्सर गाड़ियाँ देखी होंगी, तो गाड़ी का जो पहला गियर होता है उसमें ज़्यादा पावर लगानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि किसी चीज़ को आप रेस्ट से स्टार्ट करते हो। इसी तरह से यहाँ पर भी है, जब आपका पंखा रेस्ट में है तो उसको चलाने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्विक एनर्जी चाहिए। तो वो क्विक एनर्जी, वो चार्ज, फ़ौरन से चार्ज कैपेसिटर दे रहा है आपके पंखे को, जिससे आपका पंखा चलना शुरू हो जाता है। इसी तरह कैपेसिटर आपने हर मोटर में लगा हुआ देखा ही होगा। आपने आपकी जो वॉशिंग मशीन है उसमें भी लगा हुआ होगा, आपके घर में पानी का पंप है उसमें भी लगा होगा, आपके घर में पेडिस्टर मतलब ये जो ज़मीन पर रखने वाला फ़ैन होता है इसमें भी लगा होगा, ये जो सीलिंग फ़ैन होते हैं इसमें भी लगा हुआ होता है। तो बात क्लियर हुई। इसी तरह से कैपेसिटर के बहुत सारे यूजेस हैं, उसे हम आगे देखेंगे। तो अगर आप कोई कैपेसिटर का यूज़ पूछ ले तो अब कॉन्सेप्ट का फील आ चुका है। अब घबराना मत, बता देना कि भाई रेस्ट से जब हम किसी चीज़ को चलाने की कोशिश करते हैं तो उसको हमें ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा चार्ज देनी पड़ती है, जो कि कैपेसिटर देता है। पहले ये स्टोर कर लेता है, उसके बाद ये एकदम से प्रोवाइड कर देता है। अक्सर आपने देखा होगा ना, आपका पंखा हल्का चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि क्विक चार्ज नहीं मिल पा रहा होता आपके पंखे को, जिससे वो तेज़ नहीं चल पाता। चलो, अब आ जाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख ली, अब ज़रा बुक की बातें पढ़ लेते हैं। वही बात है जो मैंने पढ़ा दिया। अच्छा, असल कैपेसिटर का जो फील है ना, वो इस डायग्राम में भी है, इसको समझ के जाना। ये बेसिक डायग्राम है। अ कैपेसिटर इन एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में अगर ये लगा हुआ है, जिधर ये इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसका काम क्या है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करेगा। अगर स्टोर कर रहा है तो इसको देनी भी होगी। ठीक है, तो ये स्टोर भी करेगा और जब ज़रूरत पड़ेगी तो देगा भी। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं समझना चाह रहे तो इसे कह लो चार्ज। ये क्या स्टोर कर रहा है? चार्जेस को स्टोर कर रहा है।
इन द सेम वे, उसी तरह से जिस तरह से आप अपने घर में एक बाल्टी को भरते हो। बाल्टी का काम क्या होता है? भरना। अब बाल्टी क्यों भर रहे हो? ताकि जब आप नहाने के लिए जाओ तो आपको फ़ौरन से पानी मिल सके, है ना। क्योंकि अगर नलके के नीचे नीचे बार बार मग्गा लगाओगे और नहाओगे, मग्गा लगाओगे नहाओगे, ऐसे तो मेरे ख्याल से आधा दिन ही निकल जाएगा। तो इसलिए आप बाल्टी को पहले भर लेते हो, फिर फ़ौरन से आपको बाल्टी से पानी मिलता रहता है। समझ गए ना। तो जिस तरह बाल्टी काम कर रही है उसी तरह कैपेसिटर पंखे में काम कर रहा है। चार्ज स्टोर कर लेगा, जब पंखा चालू करोगे तो एकदम से चार्ज देगा, पंखे को स्पीड देगा और आपका पंखा चलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो, एज द बकेट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर। चलो बात समझ में आ गई। अब इट्स कंपोनेंट, यानी इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं कैपेसिटर के। सबसे पहले तो इसको आपको सोर्स देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि चार्ज कहीं से तो ये लेकर स्टोर करेगा ना। तो ये कहाँ से चार्ज ले रहा होता है? अमूमन हम जो नॉर्मल कैपेसिटर बना रहे होते हैं वो बैटरी से चार्जेस को लेता है। किस तरह लेता है वो मैं बताता हूँ। अच्छा, इसके अंदर दो प्लेट्स हो गई आपकी, ठीक है, पैरेलल प्लेट्स। तो ये दो आपस में आमने सामने प्लेट्स हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल और डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये जो खाली स्पेस दिख रहा है इसके अंदर हम कोई इंसुलेटिंग मटेरियल डालते हैं। याद रखना, जब भी आप इंसुलेटिंग मटेरियल डालोगे इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। समझ रहे हो बात? यानी ये ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा। अभी तो फ्री स्पेस है, लेकिन अगर कोई मीडियम ले आऊँ और वो मीडियम ऐसा हो जो कि डाइलेक्ट्रिक हो। डाइलेक्ट्रिक का मतलब समझ लो इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मतलब जो कि इलेक्ट्रिक करंट को पास ना होने दे या इलेक्ट्रिक फील्ड को आगे जाने ना दे, इनको रोके। सही है? जैसे कि कपड़ा एक डाइलेक्ट्रिक होता है, इसमें से करंट पास नहीं होता। इसी तरह से वुड, लकड़ी डाइलेक्ट्रिक होती है। अगर मैं वो इसके दरमियान रखूँगा तो इसकी चार्ज स्टोर करने की सलाहियत बढ़ेगी। बात क्लियर है? अच्छा, वन प्लेट। अच्छा, एक और कंपोनेंट समझ लो कि एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज स्टोर करेगी, एक प्लेट नेगेटिव चार्ज स्टोर करेगी। चलो ये बात समझ में आ गई। और बैटरी दी हुई है फॉर वोल्टेज या सोर्स के लिए। अब देखो मेरी बात सुनो, होता क्या है। देखो फिक्स नहीं है कि ये वाली प्लेट ही पॉजिटिव चार्ज स्टोर करेगी या ये वाली नेगेटिव। ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर कि आपने इसको कैसे कनेक्ट कर रखा है। अगर पॉजिटिव टर्मिनल या पॉजिटिव प्लेट इस वाली प्लेट से कनेक्ट कर रहे हो तो ये बात अंडरस्टूड है कि इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इस चीज़ को दिमाग में रखना। अगर राइट साइड पर, राइट प्लेट पर पॉजिटिव टर्मिनल है तो उस बैटरी पे जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। बात क्लियर हो गई? अगर लेफ्ट प्लेट पर नेगेटिव टर्मिनल है तो उधर जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव चार्ज आएगा। ये क्या हो गया आपकी? ये प्लेट हो गई, ठीक है, ये प्लेट हो गई। ये हो गया आपका डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट। लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन, आगे मैं बता दूंगा इसका सिंबल, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट। सही है? ये हो गया आपका सोर्स, SOURCE, सोर्स, ठीक है। ये हो गया आपका वायर और ये पूरा सर्किट मिलके बनाएगा आपका कैपेसिटर। बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। तो चलो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बात समझ में आई कि नेगेटिव चार्ज इस प्लेट पर आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा या नेगेटिव चार्ज कम, दोनों सेम होते हैं। और यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस भी है। क्यों है पोटेंशियल डिफरेंस? कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है यानी यहाँ हाई पोटेंशियल है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है यानी यहाँ लो पोटेंशियल है। चलो आगे चलते हैं, बात क्लियर हो गई। इधर आ जाओ। देखो कैपेसिटर एक किस्म का नहीं है। आप अगर अपना, वैसे तो खोलना मत, लेकिन अगर आप अपना कंप्यूटर खोलोगे तो उसमें कैपेसिटर अलग किस्म के लगे हुए हैं। उसमें लगे हुए हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ठीक है, मैं दिखा भी दूंगा किस तरह के होते हैं। अच्छा, अगर आप अपना पंखा खोलो तो उसमें बड़े कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। अगर आप अपना कोई रेडियो खोलो, रेडियो डिवाइस, तो उसमें ये फिल्म कैपेसिटर, इस टाइप के कैपेसिटर लगे होंगे। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट खोलो तो उसमें ये वेरिएबल कैपेसिटर लगा हुआ होगा। तो कैपेसिटर मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। सही है? चलो अब मैं आपको पढ़ाता भी रहता हूँ और डायग्राम दिखाता भी रहता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए। ये है आपके पास, नज़र आ रहा है? अब आ रहा होगा। ये है आपके पास एक वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जिसकी वैल्यू बढ़ती हो या कम होती हो या चेंज होती हो। तो यहाँ अगर इसे वेरिएबल कहा है तो इसका मकसद ये है
कि ये जो आपको नॉब नज़र आ रही है, अगर मैं इसे घुमाऊंगा तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और अगर उल्टी तरफ घुमाऊंगा तो कम हो जाएगी। वेरिएबल कैपेसिटर मतलब कि जिसकी वैल्यू कम ज़्यादा करी जा सके, जितनी हमें वैल्यू चाहिए उतनी। अक्सर ये कैपेसिटर लैब्स वगैरह में यूज़ होते हैं क्योंकि वहाँ पर हमें एक कैपेसिटर नहीं चाहिए होता, मुख्तलिफ वैल्यूज़ के चाहिए होते हैं, तो हम कम ज़्यादा कर लेते हैं। फिल्म कैपेसिटर इस तरह का नज़र आता है। फिल्म कैपेसिटर ये दिख रहा है, ये बहुत कम आपने देखा होगा क्योंकि ये पहले रेडियो में लगे हुए हुआ करते थे। जो आपके रेडियो आते थे ना, रेडियो सुनोगे ना, वो आप के दौर में तो शायद अब नहीं होता, अब तो एफएम रेडियो भी कोई नहीं चलाता, लेकिन पहले के दौर में रेडियो आया करते थे जो कि फ्रीक्वेंसी से चलते थे, तो वहाँ पे फिल्म कैपेसिटर लगता था। सेरेमिक कैपेसिटर, ये बिल्कुल छोटा सा कैपेसिटर, ये छोटा सा, ये काफ़ी आई थिंक नैनो या पिको का होता है, मैंने यूज़ किया हुआ है, मगर ये हाई फ्रीक्वेंसी को डील कर रहा होता है। ठीक है, ये इस तरह का होता है, बिल्कुल ये तो अभी भी बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, बिल्कुल छोटा सा होता है ये। फिल्म कैपेसिटर कहते हैं इसको। सेरेमिक कैपेसिटर, फिल्म कैपेसिटर ऊपर वाला है, सॉरी ये नीचे वाला सेरेमिक कैपेसिटर है। ये जो नज़र आ रहा है ना ब्लू या ग्रीन जैसा आपको दिख रहा हो, ये सेरेमिक कैपेसिटर है। मैंने ऐसे फिल्म कह दिया, ये सेरेमिक करो लिखा हुआ भी है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ये लगा हुआ होता है हमारे पास अक्सर हमारे सर्किट्स में जो हम घर में यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसको लगाने की वजह ये होती है क्योंकि ये हाई जो है वो फेराइट का होता है, यानी इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, इसलिए इसको हम लगा रहे होते हैं। क्योंकि हमें जो घर में चीज़ें हैं हमारे पास, उनमें हमें ज़्यादा फेराइट का चाहिए, और मोटर और पंखों में तो काफ़ी ज़्यादा बड़े कैपेसिटर लगे होते हैं, इतने बड़े बड़े हाथ के साइज़ के होते हैं वो तो। चलो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, डाउट क्लियर हुआ, अब आगे के कुछ टॉपिक्स को कवर करने के लिए चलते हैं। तो स्टूडेंट अब समझ लेते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, या कैपेसिटेंस को भी समझ लेते हैं। देखो, कैपेसिटेंस का मतलब ये है कि कोई कैपेसिटर कितनी सलाहियत रखता है चार्ज स्टोर करने की। कहते हैं ना यार, ये इस इंसान की कैपेसिटी नहीं है, इसका क्या मतलब होता है कि उसके अंदर ये सलाहियत नहीं है कि ये वो काम कर सके। तो इसी तरह से कैपेसिटेंस का मतलब है कि कितनी सलाहियत है किसी भी किसी भी कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर करने की, यानी वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है मैक्सिमम या एक ख़ास वैल्यू तक। अच्छा, अब इसको ना रिप्रेजेंट किया जाता है सी से। ठीक है, सी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका जो यूनिट होता है ना वो आप जानते हो, इसका यूनिट होता है फेराड। ठीक है, फेराड होता है। अच्छा, और ये यूनिट कैसे बनता है फेराड, ये भी बता देता हूँ। फेराड यूनिट आपके पास बनता है, आपने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, Q = CV। सही है, तो V को इधर ले आओ, तो ये हो गया आपके पास C, तो C = QV। तो कूलम पर वोल्ट जब मिलेगा, कूलम चार्ज का यूनिट, वोल्ट वोल्टेज का यूनिट, तो कूलम पर वोल्ट जब मिलेगा तो आपको 1 फराड मिलेगा, यानी 1 कूलम हो और 1 वोल्ट हो तो इक्वल टू 1 फराड होगा। सही है, क्योंकि 1 से डिवाइड होकर 1 ही देता है। चलो, इस चीज़ का याद रखना। कैपेसिटेंस समझ में आ गई। अब थोड़ा सा ना कैपेसिटर को 3D भी देख लेते हैं। अभी तो मैंने यूँ इस तरह से बना दिया ना, लेकिन अगर आप देखोगे ना, इस तरह से देखने के लिए नहीं मिलेगा, खोल के देखोगे वो इस तरह से होगा। वैसे खोलना मत, उसके अंदर जो है वो केमिकल होता है, तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, वीडियोस वगैरह देख लेना कैपेसिटर को खोलने की। अच्छा, देखो इस तरह से 2 प्लेट्स होती हैं। अब आपको ये ऐसा लग रहा है यूँ है, यूँ नहीं है, ये आपस में एक दूसरे के ऐसे सामने रखी हुई हैं। ठीक है, पैरेलल में, मगर वो 3D नहीं है बोर्ड, तो इसलिए आपको जो है वो यूँ नज़र आ रही है, टेढ़ी। समझ लो यूँ, मेरा एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, और एक हाथ से यहाँ तार कनेक्ट है, एक हाथ से यहाँ तार कनेक्ट है, और बैटरी से आ रहा है तार। ठीक है, तो इस तरह से 2 प्लेट्स हैं। इसको ऐसे अपने दिमाग में इमेजिन करो, क्योंकि हमें 3D पढ़ाना है, 2D में बोर्ड 2D होता है। तो अब इसको पढ़ लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल मेटेलिक प्लेट्स। अच्छा, याद रखना, प्लेट मेटेलिक होती है यानी कंडक्टर होती हैं, ऑफ इक्वल एरिया। अच्छा, दोनों का एरिया सेम है। अगर प्लेट A1 का एरिया लूँ तो वो बराबर है प्लेट A2 के एरिया से, विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। अच्छा, 2 प्लेट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा ना, वो यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ, वो D होगा, जो कि फॉर्मूले में आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस D एज शो इन द फिगर। अब फिगर देख लो। अब हमने पता क्या करना है, हमने जो है वो कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है कि प्लेट और डिस्टेंस के होने की वजह से कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमने इसी चीज़ को कैलकुलेट करना है यहाँ पर। अच्छा, देखो सबसे पहले तो हम अपना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, F/A
Q, सही है, F/Q होता है ना कि कितना फोर्स लग रही है एक चार्ज पर। मगर उसको थोड़ा सा आप आगे ड्राइव करते हो, अगर आप उसको आगे ड्राइव करो तो Q/A E0 आएगा। ये ड्राइव करने पर आएगा, हमने इससे पहले ड्राइव किया भी था, मैं वहाँ यह पूरा ड्राइव नहीं कर सकता। अच्छा, अब Q/A जो है ना, Q/A इट्स इक्वल टू चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चार्ज इस प्लेट के ऊपर होगा, यहाँ इस तरह होगा। जब ये नेगेटिव प्लेट है ना, चलो इसको पॉजिटिव कर लेते हैं, इस प्लेट को पॉजिटिव, इसको नेगेटिव। तो इस सरफेस के ऊपर होगा। तो अगर आपको सरफेस पे कितना चार्ज है ये निकालना है, यानी पूरा जो सरफेस है उस पर कितना चार्ज है, तो जो टोटल चार्ज है उसको डिवाइड करा दो टोटल एरिया से, तो आपको पता चल जाएगा कि 1 मीटर स्क्वायर में या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना चार्ज मौजूद है। इसी को आप कहते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी, और वो इस सिंबल से डिफाइन किया जा रहा होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी याद रखना, मैंने जब ये टॉपिक पढ़ाया था तो बहुत डिटेल में समझाई थी बात कि एक आपके पास सरफेस है, उस पर कितना चार्ज फैला हुआ है, इसी को कहोगे आप सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इस सरफेस चार्ज डेंसिटी को समझाने की वजह से ना मैंने ये चीज़ लिखी है, वरना तो मैं डायरेक्ट यही लिख देता, इसलिए समझाने के लिए लिखा है। अब देखो आपके पास ये फॉर्मूला तो आप बहुत आसानी से जानते हो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो V/D, माइनस का साइन नहीं लगाया गया यहाँ क्योंकि वो पोलैरिटी शो कर रहा होता है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर ये V कैसे आ गया, मतलब अभी तो मैंने लिखवाया था Q = CV, Q पुट करना है, V पुट करना है बल्कि, तो C कोई नीचे ले आओ V को, तो V की जगह अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ Q/C तो इस तरह हो जाएगा Q/CD, ठीक है, D, ठीक है, D ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा देखो ये भी E है, ये भी E है, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर कर दूं, इस E को इस E से कंपेयर कर दूं तो Q बराबर होगा, यहाँ पे कर लो, Q बराबर होगा CD के, सही है, और Q बराबर होगा A E0 के, ठीक है। तो देखो Q से Q कैंसिल हो गया, ये E0 है याद रखना, ठीक है। अब आपके पास जो है वो C ऊपर चला गया, C उधर चला गया और A0 इधर आ गया, E0, A और E0 ये D, ये लो फार्मूला फाइनल ये निकल कर आया, और देखो यही है E0 A और D। अब रिलेशन समझ में आ रहा, रिलेशन क्या है, रिलेशन समझ में आया, रिलेशन क्या बना, पीछे वाला भी मिटा जाएगा, रिलेशन समझ में आया, रिलेशन क्या बना कि अगर कोई, ये रिलेटिव परमिटिविटी है। रिलेटिव परमिटिविटी से क्या मुराद है, अगर कोई, अभी ये अगला टॉपिक इसी पर है हमारा, अगर आप यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दो, ठीक है, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दो, तो ये रिलेटिव परमिटिविटी बता रही है, जो कि यहाँ पर आप आगे स्टडी करोगे भी, अगला टॉपिक इसी पर है। तो अगर आपके पास बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मौजूद है तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, फील्ड कम निकलेगी तो चार्ज ज़्यादा स्टोर होंगे। अच्छा, अगर एरिया बढ़ा दूँ, अब ये बात भी ऑब्वियस है कि अगर आपका मैं घर का एरिया बढ़ा दूँ तो आपके घर में ज़्यादा लोग आ सकते हैं, तो इसी तरह से अगर मैं प्लेट का एरिया बढ़ा दूँ तो चार्ज ज़्यादा आ सकता है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर मैं इन दोनों के दरमियान के डिस्टेंस के अंदर फ़र्क करूँगा ना तो ये इन्वर्स रिलेशन कहलाएगा। कैसे कि अगर मैं इस डिस्टेंस को कम कर दूँ तो चार्ज स्टोर होना बढ़ जाएगा, इन दोनों के दरमियान चार्ज स्टोर होना बढ़ जाएगा। अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा दूँ तो चार्ज स्टोर होना कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बस इसको याद रखना, इस फॉर्मूले को इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब मैं कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बीच में रख देता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई लकड़ी रख देता हूँ या कोई प्लास्टिक रख देता हूँ, प्लास्टिक भी डाइलेक्ट्रिक होता है, कोई ख़तरनाक वाला डाइलेक्ट्रिक, या रबड़, रबड़ ज़्यादा अच्छी एग्जांपल है, कोई भारी रबड़ बीच में रख देता हूँ, बीच में कहाँ, इन दो प्लेट्स के दरमियान बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव प्लेट हो गई, ठीक है। तो अगर मैं कोई रबड़ बीच में रख दूं या कोई ऐसा मटेरियल जो डाइलेक्ट्रिक है, यानी करंट उसमें से पास नहीं हो सकता, बीच में कह रहा हूँ, फिर याद रखना प्लेट पे नहीं रख रहा हूँ, बीच में रख रहा हूँ, सही है। तो क्या होगा, आप देख सकते हो कि आपके पास जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगी। जितना अच्छा डाइलेक्ट्रिक रखोगे, यानी जितना अच्छा इंसुलेटर बीच में रखोगे, उतनी ज़्यादा कैपेसिटेंस बढ़ेगी। एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ प्रूफ भी है, आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन आप नहीं करना, आपके पास ये खुला हुआ नहीं मिलेगा ना। Experimentally, it is found that capacitance of a capacitor can be increased by filling the space between the plates with dielectric medium.
इंसुलेटर की, डाइलेक्ट्रिक मीडियम याद रखना, इंसुलेटर यानी जो इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दे अपने अंदर से। तो अगर कोई बीच में डाइलेक्ट्रिक रख दोगे तो कैपेसिटेंस आपके पास ऑब्वियस से बढ़ जाएगी। अब थोड़ा सा हम कैलकुलेशन भी देख लेते हैं, मतलब डेरिवेशन भी देख लेते हैं, बस छोटी सी है, 2 स्टेप्स वाली है, ज़्यादा नहीं है, इसलिए करा रहा हूँ। अब देखो ये फार्मूला भी पूछ लिया जाता है इसलिए लिखवा दिया एज इट इज़। अब देखो सी नॉट ई आर को मैं बाहर कर दूँ, ई नॉट ए को मैं डिवाइड कर दूँ, ये ए आर लिखा हुआ है, जब तक ए लिख लो एक ही बात है। अब देखो ये चीज़ आपने अभी थोड़ी देर पहले कहीं ड्राइव करी है, बोर्ड पे अगर नज़र घुमाओ कहाँ ड्राइव करी है, बिल्कुल यहाँ पर है। ई नॉट ए डी किसके बराबर हो गया आपका, सी के बराबर हो गया, सी के बराबर हो गया, तो ई आर सी। अच्छा अब आप चाह रहे हो सी निकालना, तो सी इज इक्वल टू ई आर, सॉरी इसको नीचे ले आओ, तो सी नॉट ई आर, तो ये आपके पास आ रहा है। तो ये एक और बात भी बता रहा है, यही फार्मूला आपको एक और बात भी बता रहा है कि अगर आपके पास शुरू में कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी तो उसने ऑब्वियस है चार्ज को ज़्यादा स्टोर करना है। इसको ऐसे भी सेट करा सकते हो, सी ई आर को इधर ही लिखे रहने दो, ई आर इज इक्वल टू सी नॉट सी। तो आप रिलेटिव परमिट, ये ई आर याद रखना, रिलेटिव परमिटिविटी होता है, मैं लिख देता हूँ, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। ये लो, तो रिलेटिव परमिटिविटी मैंने बता दिया था कि भाई कोई भी मीडियम कितना अलाउ कर रहा है कि उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो जाएं, ठीक है। परमिएबिलिटी भी होती है लेकिन ये वो अलग चीज़ है, ये रिलेटिव परमिटिव अलग चीज़ है। तो ई आर सी नॉट सी, इससे भी आप रिलेटिव परमिटिविटी निकाल सकते हो। मुख्तलिफ मटेरियल की मुख्तलिफ आएगी आपके पास, सही है। ये कैपेसिटेंस कौन सी है, फ्री स्पेस में, हाँ ये याद रख लो। ये सी कह रहे हो या आप कह रहे हो सी नॉट, ये रिलेटिव परमिटिविटी, ये परमिटिविटी है फ्री स्पेस में, यानी बीच में कुछ नहीं है। और ये वाली परमिटिविटी है कि बीच में आपने कुछ डाला है मटेरियल वगैरह। तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलो अब आगे चलते हैं, आगे के 2-3 टॉपिक पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन से क्या मुराद है कि एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स आप आपस में मिलाओगे। अच्छा 2 तरीके हैं मिलाने के उनको, एक है पैरेलल तरीका, एक है सीरीज़ तरीका। सीरीज़ तरीके में क्या होगा कि एक ही लाइन में सारे कैपेसिटर आ जाएंगे। पैरेलल तरीके में क्या होगा कि एक कैपेसिटर होगा, फिर उसको आप दूसरे से कनेक्ट करोगे, फिर उसको आप तीसरे से कनेक्ट करोगे, इफेक्ट में फ़र्क पड़ेगा। देखो यहाँ से सीधा रास्ता निकल रहा है ना, बिल्कुल आप यूँ सीधा स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हो, मगर यहाँ देखो ऐसा नहीं हो रहा। पहले आप यहाँ आए, फिर 2 रास्ते बन रहे हैं, यहाँ कोई 2 रास्ते नहीं बन रहे, यहाँ जस्ट एक ही रास्ता बन रहा है, यहाँ 2 रास्ते बन रहे हैं, एक तो नीचे चले जाओ या बराबर में आ जाओ, ठीक है। तो इसको समझना, सीरीज़ और पैरेलल में बस ये फ़र्क रखना, सीरीज़ में एक ही रास्ता नज़र आ रहा होगा और कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आएगा, लेकिन पैरेलल में अगर चलोगे ना तो 2 रास्ते ज़रूर मिलेंगे, जैसे यहाँ आपको मिल रहे हैं इस पॉइंट पर। अच्छा पहले थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद और इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। अच्छा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में क्या होगा कि एक से ज़्यादा या 2 या 3 जितने भी चाहो कैपेसिटर आपस में मिला दोगे। अच्छा उनको मिलाने से कुछ इफ़ेक्ट होंगे जो कि हम यहाँ देखेंगे। कॉम्बिनेशन 2 तरह की होंगी, एक होगी सीरीज़ कॉम्बिनेशन, एक होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में एक ही साथ, मतलब एक ही जो है वो तार के ऊपर सब कनेक्ट होंगे या एक ही लाइन में तमाम कनेक्ट होंगे, मगर पैरेलल में ऐसा नहीं होगा, पैरेलल में अलग अलग लाइंस पर होंगे। 2 or more capacitors often are combined in electric circuit। तो अब ये करते क्यों हैं भाई, देखो हम अक्सर सर्किट बनाते हैं यूनिवर्सिटी में, तो हमें एक कैपेसिटर से काम नहीं लेना होता, दूसरे और कैपेसिटर्स भी चाहिए होते हैं। तो इसलिए वहाँ पे इसे ज़रूरत पड़ रही होती है कि कहीं पे कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ जाए, कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाए, कहीं पे कम हो जाए, उसके लिए वी कैन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का वर्ड याद रखना, ये टोटल का मतलब है, इसका मतलब है टोटल। अब टोटल क्या मतलब, इन तीनों को आपने जब मिलाया है ना तो ये तीनों एक बन जाएंगे। अब वो एक की क्या वैल्यू है वो आप इस इक्वेशन से निकाल सकोगे, वो मैं बता दूंगा। और इन तीनों को मिलाया तो ये भी एक बन गए, अब उसकी क्या वैल्यू है वो इससे निकल आएगी। कैपेसिटेंस ऑफ सर्टेन कॉम्बिनेशन विद द हेल्प ऑफ अ सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम की मदद से आप कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल सकते हो। अब देखो 2 तरह के कॉम्बिनेशन है, सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा ये वर्ड याद रख लेना, ये पहले भी मैंने लिखा था। कैपेसिटर का जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में या इलेक्ट्रॉनिक में सिंबल है वो है ये 2 पैरेलल लाइन।
जहाँ भी ये दो पैरेलल लाइन, देखो पैरेलल हैं, एक छोटी बड़ी नहीं है, अगर नज़र आ रही है छोटी बड़ी तो बराबर कर लो। तो जहाँ भी ये पैरेलल लाइंस देखने के लिए मिलेंगी इसका मतलब है कैपेसिटर की बात हो रही है, और जहाँ भी ये एक लाइन बड़ी और एक लाइन छोटी है इसका मतलब है बैटरी की बात हो रही है या सोर्स की बात हो रही है। अच्छा, अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जिसमें आपके कैपेसिटर ऐसे कनेक्ट होंगे कि एक से ज़्यादा रास्ते बन रहे होंगे, ठीक है, एक से ज़्यादा रास्ते। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर 2 और मोर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड साइड बाय साइड। साइड बाय साइड का मतलब एक के बाद एक, लेकिन रास्ते अलग अलग होंगे। जैसे देखो यहाँ से मैंने करंट लाया, अब यहाँ पर आया, तो यहाँ पे मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं इस तरफ आ जाऊँ या तो मैं नीचे चला जाऊँ, है ना। तो इस तरह की कॉम्बिनेशन पैरेलल होगी, चाहे इधर से आ जाऊँ या इधर से, एक ही बात है। अच्छा, याद रखना पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके पास जो कैपेसिटेंस होती है वो बढ़ जाती है, यानी इन तीनों को मिला के कोई एक कैपेसिटेंस बनाओगे ना, इन तीनों को मिलाकर एक कैपेसिटर बना रहे हो तो उसकी जो कैपेसिटेंस आएगी वो ज़्यादा आएगी। ये लेकिन ये पैरेलल के लिए ख़ास है। देखो इक्विवेलेंट और टोटल, तीनों को मिलाओगे तो एक बनेगा, तो वो टोटल कहलाएगा, ये इक्विवेलेंट कहलाएगा। इक्विवेलेंट और टोटल कैपेसिटेंस ऑलवेज ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। इंडिविजुअल यानी फॉर एग्जांपल समझो मेरी बात को, हो क्या रहा है, आपको ये पूछा भी जाएगा। फॉर एग्जांपल C1 की वैल्यू दे दी 1, C2 की वैल्यू दे दी 2, C3 की वैल्यू दे दी 3। अगर आप टोटल निकालोगे तो जो टोटल आंसर आपके पास आएगा ना, जो टोटल कैपेसिटेंस आपके पास आएगी वो इन तीनों से ज़्यादा होगी, और इन तीनों का सम होगा, वो इन तीनों में से किसी से मैच नहीं करेगी, ज़्यादा होगी। ये बात लिखी हुई है। जैसे देखो 1 इस इक्वेशन के मुताबिक 1 + 2 + 3 तो 3 6 हो गया। तो देख रहे हो जो टोटल आ रही है वो इंडिविजुअल से भी ज़्यादा है और तीनों में से किसी एक से भी ज़्यादा है। समझ रहे हो ना बात। मतलब अगर C1 की वैल्यू के मुकाबले में तो भी ज़्यादा है, C2 की वैल्यू, C2। इसकी वजह क्योंकि आप ऐड कर रहे हो, और हमेशा ऐसी ही होगा, ऐड में आपके पास हमेशा ज़्यादा वैल्यू आएगी, कभी भी कम नहीं आएगी। अब सीरीज़, एक ही लाइन में सारे कनेक्ट कर दिए तो ये सीरीज़ होगी, आपके पास सीरीज़ कॉम्बिनेशन होगा। इसमें एक ही रास्ता होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कैपेसिटर यहाँ भी जोड़ दूँ तो क्या अब ये पैरेलल हो गया कनेक्शन? नहीं, ये भी सीरीज़ है। क्यों? देखो मैं यहाँ पर आया तो अब मैं यहाँ पर अगर आ गया तो सिर्फ मैं नीचे ही जा सकता हूँ, और कोई रास्ता तो नहीं है, सामने जाने का तो रास्ता है ही नहीं। सामने जाने का रास्ता जब होता जब ये लाइन इस तरह से जुड़ी हुई होती, ऐसा नहीं है, सिर्फ मैं नीचे ही जा सकता हूँ। तो अभी भी ये सीरीज़ में है। जब भी मैंने कहा था आप जाके चेक करना, मैं इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, मेरे को एक ही रास्ता मिल रहा है और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है गुजरने का। मगर यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ रास्ते ज़्यादा मिल रहे थे, तो इसीलिए ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन। इन अ सीरीज़ कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स 2 और मोर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड आर 1 आफ्टर द 1, यानी एक के बाद एक लगे हुए होंगे और रास्ता भी एक होगा। इन अ सिंगल लाइन, देखो लाइन सिंगल आपके पास है, समझ लो ये एक रोड है। विद द पॉजिटिव टर्मिनल, देखो पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, इस तरह हो जाएगा। ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्जेस हर कैपेसिटर पे अलग अलग आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं C3 का चार्ज निकालूँ तो अलग आएगा, C2 का चार्ज निकालूँ तो अलग आएगा, C1 का चार्ज अलग आएगा, मगर वोल्टेज कांस्टेंट होगा। वोल्टेज कांस्टेंट, वोल्टेज कांस्टेंट से क्या मुराद है, जितना वोल्टेज हमारे पास यहाँ पर होगा ना, जैसे कि अगर 120 वोल्ट है तो C3 पे भी 120 वोल्ट, C2 पे भी 120 वोल्ट और C1 पे भी 120 वोल्ट। वोल्टेज कांस्टेंट आ रहा होगा, यानी सब पे सेम आ रहा होगा, चार्जेस अलग आएंगे। मगर सीरीज में उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर चार्ज जो है वो Q जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का क्या मुराद है, सब पर सेम आ रहा होगा। Q, यहाँ भी Q आ रहा होगा, यहाँ भी Q आ रहा होगा, यहाँ भी Q आ रहा होगा, यानी जो Q की वैल्यू C1 पर आ रही होगी वही C2 पर, वही C3 पर, मगर वोल्टेज अलग अलग आ रहा होगा। वोल्टेज यहाँ पर भी अलग होगा, यहाँ भी अलग होगा, यहाँ भी अलग होगा। इसको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, इसमें जो आप कैपेसिटेंस निकालोगे ना वो किसी भी कैपेसिटर से कम आएगी। बात समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही है ना, देखो मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल C1 आपके पास है 1, C2 आपके पास है 2, C3 आपके पास है
फैराड लिख लो इसके आगे, ठीक है, ताकि यूनिट भी याद रहे। इधर भी लिख लो फैराड फैराड फैराड। देखो C1 C2 C3, बात क्लियर हुई। अब अगर मैं टोटल निकालूँ ना, यानी इक्विवेलेंट निकालूँ, इक्विवेलेंट का मतलब होता है टोटल, तो वो जो है आपके पास इक्विवेलेंट अगर मैं निकालूँ तो वो मेरे पास 1 से लेस आ रही होगी, 1 से लेस। क्यों? क्योंकि सबसे छोटी कैपेसिटेंस आपके पास कितनी थी, 1, लेकिन जो टोटल आएगा वो 1 से भी छोटा होगा। अब वो कितना भी हो सकता है 1 से छोटा, लेकिन 1 से तो कम ही होगा। क्यों? क्योंकि जब आप सीरीज़ में कनेक्ट करते हो ना तो कैपेसिटेंस टोटल कम हो जाती है, और वो इतनी कम हो जाती है कि किसी इंडिविजुअल से भी कम आ जाती है। तो अगर कभी आपको ऐसा हो कि कैपेसिटेंस आपको ज़्यादा चाहिए हो लेकिन आपके पास ज़्यादा नहीं हो, तो आप पैरेलल में कनेक्ट करके ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन आपको कैपेसिटेंस कम चाहिए हो और आपके पास ज़्यादा कम वाला कैपेसिटर नहीं हो, तो आप सीरीज़ में कनेक्ट करके उन्हें कम कर सकते हो। इसको याद रखना, अक्सर सर्किट बनाते वक्त बड़ा ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है इसका यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली सर्किट बनाओगे तो वो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होंगी, तो बात क्लियर होगी। तो यहाँ कॉन्सेप्ट समझ में आया ना। देखो लिखा हुआ इक्विवेलेंट और टोटल कैपेसिटेंस, सी यहाँ लिखती है, तो ऑलवेज लेस देन एनी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, यानी इंडिविजुअल से मुराद किसी भी एक के मुकाबले में देखोगे तो वो कम ही होगी। सही है। अब वो कम कितनी होगी, सबसे छोटे वाले से भी कम होगी, सबसे छोटा वाला 1 है उससे भी कम होगी। तो ये कुछ इसकी कहानी थी जो कि मैंने अच्छी तरह से डिफाइन कर दी। इसको पूरा एज इट इज़ उतार लोगे तो बड़ा फ़ायदा हो जाएगा आगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे के कुछ टॉपिक करते हैं। तो स्टूडेंट एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझते हैं और इसको भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि अक्सर ये भी जो है वो पूछ लिया जाता है। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू अ रेजिस्टर। आसान है लेकिन बस जस्ट समझने वाली बात है। देखो इस चीज़ को दिमाग में रखो, ये 2 सर्किट दिमाग में रखो, ये वाला और वो वाला, ये ए वाला सर्किट, ठीक है, और ये बी वाला सर्किट हो गया। अब देखो होता क्या है, पहले कॉन्सेप्ट का फील ले लो, उसके बाद किताबी चीज़ें पढ़ लेंगे। देखो भाई, ये है आपका स्विच, SWITCH, स्विच। स्विच क्या होता है कि इसको आप यहाँ से हटाकर यहाँ पर भी ला सकते हो, यानी ऑन ऑफ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो स्विच, जो कि आपके घरों में भी लगे हुए होते हैं। वो इस तरह के नहीं होते। पर अब होता क्या है, जब तक स्विच कनेक्ट है बैटरी से और कैपेसिटर से, मतलब एक सीरीज़ बन रही है, तो ये हो रही है कैपेसिटर की अभी चार्जिंग। चार्जिंग से क्या मुराद है कि चार्ज अभी कैपेसिटर के अंदर हो रहा है स्टोर, क्योंकि बैटरी से आपकी जो है वो लाइन कनेक्ट हुई हुई है। आपको पता है लाइन बैटरी से कनेक्ट है तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा। तो अभी कैपेसिटर आपका चार्जिंग फेस में है, सही है। अब डिस्चार्जिंग कब शुरू होगी, जब आपने इस स्विच को जो कि यहाँ पर था, यहाँ से निकाल के इधर डाल दिया 2 वाली पोजीशन पर, तो अब बैटरी से कनेक्शन टूट गया, क्योंकि देखो बैटरी का तो रास्ता अब यहाँ पे खाली हो गया ना, ओपन हो गया सर्किट। तो अब यहाँ से कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज होना शुरू हो चुका है। बात समझ में आई, डिस्चार्ज। अब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होते वक्त क्या होगा, ये देखो, जब ये चार्ज हो रहा होगा ना, इस तरह का आपको कर्व मिलेगा, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व। यहाँ लिख लो, ठीक है, एक्सपोनेंशियल कर्व। एक्सपोनेंशियल कर्व का मतलब क्या होता है कि पहले चीज़ एकदम से ज़्यादा चार्ज होती है, स्टार्ट में ज़्यादा चार्ज हो रही है, उसके बाद फिर हल्की हो जाती है, हल्के हल्के चार्ज होना शुरू होती है। समझ में आ रही है बात। देखो कोई काम, जैसे कोई घर बनना शुरू हुआ, शुरू में सब एनर्जेटिक होते हैं, पैसा भी होता है लोगों के पास और मज़दूर भी फुल एनर्जी से काम करते हैं, तो तेज़ी में घर बनता है। मगर कुछ टाइम आप देखते हो हल्के हल्के करके बनना शुरू हो जाता है। फिर आप बोलते हो यार कब बनेगा ये घर। वहाँ भी यही हो रहा होता है कि पहले शुरू में बहुत तेज़ी में चार्ज हुआ। देखो ये टाइम है, ये टाइम का एक्सिस है, इतने से टाइम में इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो गया, इतना ज़्यादा चार्ज हो गया, लेकिन फिर यहाँ से लेकर इतना ज़्यादा टाइम लग गया आपको सिर्फ इतना चार्ज करने में। तो यही एक्सपोनेंशियल काम करता है कि शुरू में काम तेज़ होगा, बाद में फिर हल्का होना शुरू हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब ये एक आपके पास इक्वेशन है, इसमें ज़रा ये क्यों नोट कर लो। इसका मतलब होता है मैक्सिमम चार्ज स्टोर। मैक्सिमम चार्ज स्टोर का मतलब क्या है कि ये वो वैल्यू है Q नॉट की जो बताती है कि कितना मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर में स्टोर हो सकता है, और ये वो वैल्यू जो हो रहा है। और ये आपके पास इस कर्व को बनाने के लिए ये इक्वेशन चाहिए। अब इसके पीछे बहुत डिटेल है, वो मैं नहीं जा रहा, क्योंकि अगर मैं गया तो बहुत लंबा हो जाएगा।
सिर्फ 40-50 मिनट का ये टॉपिक कराया था मैंने, अभी तक तो 50-40 मिनट की पूरा चैप्टर भी नहीं हुआ है। तो अगर आपको ये पूरा डिटेल में देखना हो तो लिखना चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू अ रेजिस्टर क्लास 11 एमई इंग्लिश सेंटर, आपको वीडियो मिल जाएगी। उसमें ये मैंने इक्वेशन पूरी डिटेल में समझाई है। यहाँ मैं नहीं समझा सकता क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा बात, सही है। अच्छा, अब देखो कितना टाइम लग रहा है कैपेसिटर को 68% चार्ज होने में, नहीं 63%, क्योंकि इन दोनों को मिलाएंगे तो फिर 100% होगा ना। तो कितना मैक्सिमम टाइम लग रहा है कैपेसिटर को चार्ज होने में 63% तक टोटल वैल्यू का, उसको बोलते हो आप टाइम कांस्टेंट। अच्छा, बेसिकली आसान करके इसको ये बोला जा रहा होता है कितना टाइम ले रहा है कैपेसिटर चार्ज होने में, ये आपके पास टाइम कांस्टेंट है। ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है या प्रोडक्ट होता है, रेजिस्टर और कैपेसिटेंस, इन दोनों का प्रोडक्ट है। और ये वैल्यू आपके पास आ रही होती है अगर इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो Q इज़ इक्वल टू 0.368 Q0। अच्छा, इसको ये भी कह सकते हो कि कितना टाइम लग रहा है डिस्चार्ज होने में इनिशियल वैल्यू का, और वो 37% होता है। अच्छा, चार्ज होगा तो इस तरह का कर्व आएगा ऊपर की तरफ, और डिस्चार्ज होगा तो आपको पता है फिर चार्ज कम होना शुरू हो जाएगा, इस तरह का कर्व आएगा। अब डिस्चार्ज में भी सेम फिनोमिना दिख रहा है कि शुरू में तेज़ी से डिस्चार्ज हो रहा है, उसके बाद फिर हल्के हल्के डिस्चार्ज हो रहा है, सही है। तो इसको याद रखना, आप ज़रा किताबी बातें भी पढ़ लेते हैं। कंसीडर अ सर्किट हैविंग अ कैपेसिटेंस C and a resistor R which are connected in series, a battery of potential difference। देखो सीरीज में कनेक्ट है सब, पोटेंशियल डिफरेंस है, कैपेसिटेंस है, रेजिस्टेंस है। अभी सर्किट में चार्जिंग चल रही है, लेकिन जब इसको 2 से कनेक्ट कर दोगे तो डिस्चार्जिंग चल रहेगी, यही बात लिखी हुई है। आज स्विच एज शो इन फिगर, स्विच का काम क्या है, जो है वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए शिफ्ट करना, ठीक है। तो चलो अब ये समझ में आ गया होगा, अब इसका अगला टॉपिक पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब हम पढ़ लेते हैं उस फॉर्मूले को जो हमें बताता है कि कितनी एनर्जी स्टोर हुई है कैपेसिटर में, ठीक है। अच्छा, तो ये E जो है वो एनर्जी को डिफ़ाइन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ना समझना, इसे एनर्जी समझना, ठीक है। अच्छा, पढ़ लेते हैं। देखो भाई, होता क्या है कि जब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है, यानी एक सोर्स होता है आपके पास, उस सोर्स की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो चार्ज के आने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो गई है, ठीक है। देखो फील्ड आ गई है तो इसका मतलब है एनर्जी स्टोर हो गई है। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पर हूँ, पोटेंशियल यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड है हर तरफ, अगर मैं ऊपर चला जाऊँ फील्ड से थोड़ा, तो यानी मेरे अंदर क्या हो जाएगी, एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अगर मैं वहाँ से फिर अपने आप को रिलीज़ करूँगा तो नीचे आके गिरूँगा, है ना। तो इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर फील्ड क्रिएट कर रहा हूँ तो इसका मतलब है मेरे पास एनर्जी स्टोर हो गई है। अब जब मुझे वो चाहिए होगी कहीं तो मैं क्विकली ले लूँगा, उसको आप पढ़ चुके हो। तो अब देखो यही बात लिखी हुई है, द एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी क्यों स्टोर हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दो, एनर्जी भी चली जाएगी। बिटवीन इट्स प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। व्हेन अ वोल्टेज इज अप्लाइड, वोल्टेज अप्लाइड करा, द एनर्जी ई स्टोर। देखो अगर वोल्टेज नहीं होगा ना तो ये तो नॉर्मल प्लेट ही रहेंगी, फिर एनर्जी नहीं आनी। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये हटा देता हूँ और फिर ये चार्ज भी इस्तेमाल हो जाते हैं तो ये फील्ड भी गायब। अब इसमें एनर्जी ज़ीरो, अब इसमें एनर्जी ज़ीरो, एनर्जी क्या आएगी यहाँ पे, ENERGY, एनर्जी जो है वो अब ज़ीरो हो गई। ज़ीरो क्यों हो गई, क्योंकि देखो ना यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है और ना हुआ फील्ड मौजूद है। मगर अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस दोबारा ले आता हूँ और फील्ड आ जाती है दोबारा, तो एनर्जी दोबारा आ गई। ई क्या है, एनर्जी, ENERGY, एनर्जी स्टोर। ये जो है वो कैपेसिटेंस है और ये जो है वो वोल्टेज। अब वोल्टेज कहाँ है, अक्रॉस प्लेट्स। जो ये आपने वोल्टेज दिया था वो यहाँ आ गया, सही है। तो ये थे हमारे टॉपिक एनर्जी स्टोर के और बाकी कैपेसिटेंस के। वैसे ज़्यादा बड़ा चैप्टर ये ना था नहीं, लेकिन मुझे इससे ना कराने में टाइम ज़्यादा लगा। उसकी वजह ये है कि मुझे लिखना बहुत ज़्यादा पड़ गया। अमूमन हर चैप्टर में लिखना पड़ रहा होता तो यहाँ भी ज़्यादा पड़ा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। देखो मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात कहूँगा, उसके बाद वीडियो ख़त्म कर लेते हैं। 1-2 मिनट लूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आप लोग जो है वो ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना, ठीक है।
ग्रुप में ऐड होने का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ग्रुप के अंदर जो है वो आपको इस फिज़िक्स के जो है ना वो MCQs बुक मिलेगी, जो कि 1000 MCQs हैं हर चैप्टर के, मतलब टोटल 1000 है, हर चैप्टर के उसमें MCQs मौजूद हैं। तो वो सॉल्व करोगे तो प्रैक्टिस होगी, हर चैप्टर की आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको पता होगा कि आपकी कितनी तैयारी हो गई है, कितनी नहीं हो गई है, तो आप अपने आप को चेक कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर ग्रुप में होगे तो टेस्ट भी आते रहते हैं डेली, वीकली, तो उसमें भी अपनी तैयारी कर सकते हो। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, ग्रुप में ज़रूर आ जाओ। सारी बातें मैं वहाँ समझाता रहता हूँ, यहाँ भी बताता रहता हूँ, लेकिन वहाँ डायरेक्ट चीज़ें आती रहती हैं, सही है। और फ़ीस पूरे साल के लिए 4500 है। याद रखना, ये फ़ीस सिर्फ एक बार आपने देनी है, ऐसा नहीं है कि हर महीने देनी है या हर 6 महीने बाद, नहीं। जस्ट ही जब ऐड हो रहे हो ना, सिर्फ उस टाइम पे दे दो, उसके बाद कोई दोबारा 4500 4500 आपको देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक बार देनी है। तो मेरी उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अभी MCQ सीरीज़ भी आने वाली है जिसमें मैं MCQ सॉल्व कराऊंगा, तो वो भी ग्रुप में आ जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह मिलती रहेंगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ना समझ में आप पूछ लेना, गाइड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद।